बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। खुसूसी तौर पर जब जुमे की नमाज़ का एहतमाम कीजिए तो दुआ में हम सभी को भी अपने साथ साथ याद रखिएगा और ख़ास तौर पर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ये जो पेंडेमिक और हम देख रहे हैं कि जी एक के बाद एक वबा जो है हमें घेरे में लिए हुए है, तो हम खुसूसी दुआ आप भी कीजिएगा, हम भी ज़रूर करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज के शो का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे, सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, ख़बरें भी शामिल करेंगे, आज के मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे, कुछ बात होगी शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की और सवालात होंगे बहुत सारे जो कि आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों की हिफाजत से जुड़े हैं। तो आपने प्रोग्राम में हमारा साथ देना है। सबसे पहले शामिल करते हैं टुडेज़ वेदर। जी तो कोमल की तरफ हम चलेंगे। कोमल बताइएगा मौसम आज कैसा है? आज तो खासी गर्मी महसूस हो रही थी, धूप भी सुबह अच्छी खासी थी, तो प्रेडिक्शन क्या की गई है, कैसा रहेगा मौसम? शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो आज भी शहर लाहौर का मौसम जो है वो कल की तरह खुशगवार ही है। सूरज ने किरणें बखेरी तो हुई हैं, मगर अब वो पहले जैसी तपिश नहीं रही, पहले जैसी गर्मी नहीं रही। मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है और जब मूड अच्छा हो तो मौसम भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि मौसम के असरात जो है वो मूड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है मौसम जो है वो मूड पर। अगर मौसम जो है खुशगवार हो तो शहरियों के ऑटोमेटिकली मूड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और जब मौसम जो है वो अच्छा ना हो तो मूड भी फिर ख़राब ही हो जाता है। तो आज जो है शहरी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरों पर भी खिलखिलाहट देखने में आ रही है और ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी का भी जोर टूट गया है। साथ साथ हब्स भी जो है वो भी देखने में नहीं आ रही, वो भी महसूस नहीं की जा रही। बाहर के दर्जा हरारत के वाले से बात कर ली जाए तो बाहर का दर्जा हरारत आज 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से अब आइंदा जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, ना ही आज के हवाले से कोई ऐसी पेशगोई की जा रही है। और दिन भर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि सूरज और बादल जो है वो अपनी आंखों में चोली जारी रखेंगे, क्योंकि मौसम जो है वो अपनी तब्दीली की तरफ है। तो मौसम खुशगवार रहेगा और गर्मी का एहसास जो है वो अब कम ही रहेगा, क्योंकि अब मौसम सरमा की आमद है, तो मौसम अब अच्छा ही रहने वाला है। ठीक है जी कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल से आपने आगाह किया। अब बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। खबरें हमारे पास। आज की पहली खबर, डेंगू अगले 2 माह शहरियों के लिए खतरनाक करार दे दिए गए हैं। डेंगू वार्ड्स में रश बढ़ने लगा है। हुकूमती पॉलिसी से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में, रियायती पास तलबा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से महरूम रहे। शाहदरा चौक में जापानी तर्ज का गोल चक्कर बनाया जाएगा। NHA को भी एतमाद में लेने का फैसला। और इसके बाद महंगाई का तूफान थम न सका, घी महंगा, फिजाई सफर भी 3 गुना महंगा हो गया। ये महंगाई तो जान नहीं छोड़ने वाली है, हर रोज़ ही आपको महंगाई की खबर वबाले जान बनती जा रही है। खैर हम अपनी खबरों की तरफ आएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। सोमरू साहब, खबरें सुन के कभी ऐसा फील हुआ है कि हर रोज़ ही एक जैसी चीज़ें हैं, कुछ नया आवाम के लिए है ही नहीं? अब तो महंगाई भी नहीं रह गई, बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं लोग इससे। अन्ना सिचुएशन एक जैसी है लेकिन वो वर्स्ट होती जा रही है। हाँ ये ज़रूर है, और ऐसा नहीं है कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर खबरें सुनने के बाद ये महसूस हो कि एक ही खबर है। हाँ। एक ही हालत है, वो अच्छा, बदतरीन होती जा रही है। कोरोना डेंगू हालत एक ही है। हाँ। लेकिन वो वर्स्ट होती जा रही है। हाँ। तो जब कोई चीज़ वर्स्ट होती चली जाए तो उसके इंसान पर और समाज पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होते हैं, और जो कि आजकल हमें नज़र आ रहे हैं। और ये तमाम इस बात की निशानदेही कर रहे हैं, ये इशारी है कि हुकूमत का बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और हुकूमत और इससे भी ज़्यादा आप कहें तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमत ये तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है कि उनका कंट्रोल नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हुकूमत तस्लीम करने को भी तैयार नहीं। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। वर्स्ट कंट्रोल हुकूमत का हमें हर चीज़ पर नज़र आ रहा है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत डेंगू को फौरी तौर पर कंट्रोल करे, और अदरवाइज़ इसके नताइज हम बहुत बुरे भुगत सकते हैं। जी अगले 2 माह शहरियों के लिए खतरनाक करार दे दिए गए हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने शहरियों को बता दिया है कि जी अगले 2 माह आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक करार दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने
अगले 2 माह के लिए प्लानिंग क्या की है अकमल, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, डेंगू से मुतालिक एक बुनियादी और असूली दर्जे की पॉलिसी गुज़िश्ता हुकूमत ने बनाई थी, और वो पॉलिसी श्रीलंका की जो टीम पंजाब में आई थी जिसने यहाँ पर ट्रेनिंग दी थी जी, उसके नतीजे में तय की गई थी। और वो पॉलिसी बुनियादी नोयत की ये थी कि हमें डेंगू की रोकथाम के लिए सबसे पहले उसकी अफजाइश को रोकना है, यानी डेंगू लार्वा के मुमकिन जो भी जगह या मकामात हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन करना है। सबसे पहला काम ये है, जब डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए पैदा होने वाला लार्वा है उसको या तो तल्फ कर दें या उसको मच्छर में बदलने के लिए मौका ही ना दें, तो ये आपका पहला जो है वो बैरियर है। उसके बाद दूसरा है कि गवर्नमेंट मुस्तकिल तौर पर कैंपेन चलाती है और वो आगाही मुहिम के ज़रिए से शहरियों को बार बार तंबीह की जाती है कि डेंगू मच्छर जो है वो हमले कर रहा है, उससे बुखार की शिकायत होंगी, और शाम के औकात में इसके ऊपर तो पूरी SOPs बनी हुई थी। आज भी देखिए शहर के अंदर बल्कि पूरे पंजाब के तमाम सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है। अनअनाउंस, बार बार अनाउंस भी नहीं करना पड़ता उन्हें कि डेंगू का 0 पीरियड होगा कॉलेजेस की सतह पर, लेकिन वो उस बाउंड्री के अभी वही है, वो बाउंड्री के अंदर है। आपने शहर के अंदर जब कैंपेन नहीं की तो उसका ये नुकसान हो रहा है कि अब एक तरफ कोविड का खतरा है, उससे शहरी परेशान है, और दूसरी जानिब ये डेंगू जो है वो इसके मच्छरों की और या लार्वा की अफजाइश तेज़ होती जा रही है। अब वो क्यों हो रही है? हुकूमत ने डेंगू के लिए, गुज़िश्ता हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके तहत डेंगू की स्क्वाड टीमें तश्कील दी गई थी, उन टीमों को रिसोर्सेज दिए गए थे, उसमें उनको चाहे वो मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं, उनको स्प्रे की मशीनें दी गई थी। वो हमने अपने नाज़रीन को हाँ जी, वो हमने पिछले दिखाया दिनों चलाई। इसी तरह उसके लिए स्प्रे की मशीनरी जो है वो इक्विपमेंट है वो दिया गया था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं था बल्कि शहर के अंदर महकमा सेहत की जानिब से बिलखसूस और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जाते थे, उन मकामात पर जहाँ पर मिसाल के तौर पर ऐसे गोदाम जहाँ पर टायर पड़े होते हैं, जैसे अभी बारिशों का, अब ये क्यों डेंगू बढ़ रहा है कि अभी रिसेंटली बारिशों का मौसम जा रहा है, और जो बारिशें हुई हैं उस बारिशों के नतीजे में जिन जगहों पर पानी जमा हो गया और उसको नहीं निकाला गया, वहाँ पर मच्छरों के दिए हुए अंडे जो लार्वा बन के अब मच्छर बन रहे हैं वो अब शहरियों के लिए वबाले जान बन रहे हैं। आप क्या ऑपरेशन करते थे कि उन जगहों के ऊपर इंस्पेक्शन करके वहां पर ना सिर्फ वो टायरों को उस पानी से खाली किया जाता था, बल्कि जो लार्वा वहां से मिलता था उसको तलफ भी किया जाता था, और उसके साथ उस मुतलका गोदाम या कोई भी जगह है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती थी। हुकूमत ने ये SOPs बनाए थे। घरों के अंदर भी हत्ता के मॉनिटरिंग की जाती थी। अभी घरों के अंदर कूलर जो है वो बंद हो गए हैं, अब वो जो वाटर कूलर या एयर कूलर बंद हुए हैं उसमें अगर पानी है और टीम आ गई है ज़िला इंतज़ामिया की इंस्पेक्शन करने के लिए तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अब हुकूमत ये कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत ये इसलिए कुछ नहीं कर रही, हुकूमत की तरजीहात अब उनको समझ ये आना शुरू हुई है कि अब हमने कोई तरजीहात तय करनी है। इससे पहले वो रैंडमली चल रहे थे, कभी एक चीज़ पकड़ ली, कभी दूसरी चीज़ पकड़ ली, और अपने उस नैरेटिव की बुनियाद पर जो इलेक्शन ही लड़ते रहे और ये कहते रहे कि हम सड़कें नहीं बनानी चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं, उससे सरमाया का ज़िया होता है, उससे पब्लिक रिसोर्सेज का ज़िया होता है। अब वो उस प्रोजेक्ट की तरफ लग गए, अब उनका फोकस वो है। अब वो जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, ये एक बात है ना बड़ी मेरा ख्याल है काबिल गौर है कि अब वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे प्रोविंशियल पंजाब की गवर्नमेंट है, कि जो इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड हो, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन में आप वोटर से वोट मांग सकें, चाहे वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इससे पहले इनका ये कहना है हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, हम कानून साजी कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन मुल्क तरक्की करेगा या नहीं करेगा, आपके मईशत तबाह हो गई, सही कहा, आपकी शहरी सेहत आमा के जो प्रोग्राम्स थे वो तबाह हो गए, आपके शहरी जो हैं वो इस हद तक मुसीबत में मुब्तला हैं कि आज भी उन्हें हफ्ते में 2 दिन जो है वो कारोबारी सरगर्मियां बंद रखना पड़ती हैं। और ये कितनी तशवीशनाक बात है कि आपको ज़िंदा रहने के लिए जो मेहनत करनी है, जो मजदूरी करनी है, जो मार्केट में जाके काम करना है, वो मार्केट्स इसलिए बंद है क्योंकि
हुकूमत ये कहती है कि आपकी सेहत को, आपकी जान को खतरा है। हुकूमत का सिर्फ ये कहना कि आपकी जान को खतरा है और अगले 2 माह शहरियों के लिए खतरनाक है, क्या काफ़ी है? और मुझे ये बता दीजिएगा अकमल कि हमने माजी में जो मिसालें देखी, मीडिया का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया गया, जगह जगह स्टीमर्स, बैनर्स, घरों में पम्फलेट तक भेजे गए, लोगों को बताया गया कि डेंगू क्या है, कितना खतर, ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं और इसका देखिए ज़िलाई गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की थी और वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मुस्तकिल बुनियाद पर थी। क्या था कि शहर के अंदर जितने वार्डन्स हैं और जो इशारों पर खड़े हैं, हत्ता के सीटीओ खुद पम्फलेट्स जो हैं वो डेंगू अवेयरनेस कैंपेन के वो शहरियों में ख़ास तौर पर सिग्नल्स पर खड़े होकर वहाँ पर तकसीम किए जाते थे। चाहे वो मोटरसाइकिल सवार है, चाहे वो गाड़ी में है, चाहे पैदल है, जो भी है वहाँ से गुजरता है उसको वो पम्फलेट दिया जाता था। उसके ऊपर मैसेज होता था। क्या मैसेज है कि डेंगू मच्छर क्या है, ये किस औकात में काटता है और इसके नतीजे में अलामात क्या क्या जाहिर होती हैं और उसका इलाज क्या क्या है। बस इतना एक छोटा सा पम्फलेट होता था। आप क्या है कि कोई शहर जब उसको पढ़ता है तो वो एक अलर्ट हो जाता है, वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, यानी कि शाम ह्यूमन नेचर है ना सुब्रू साहब, आपको बार बार एक चीज रियलाइज करानी अब आपकी कैंपेन है ही नहीं। अच्छा, वो कैंपेन क्यों नहीं है? क्योंकि महकमा सेहत को इसका इदराक ही नहीं था। महकमा सेहत ये समझ रहा था कि डेंगू जो है वो अब दोबारा नहीं आएगा, या हुकूमत ये समझ रही थी कि डेंगू दोबारा नहीं आएगा, चलें उससे जान छूट गई। लेकिन ऐसा नहीं है। और उस वक्त भी साइंटिस्ट ने कहा था कि ये 2-2 साल 3-3 साल के ब्रेक से जो है ये बार बार आता रहेगा, ये मुस्तकिल तौर पर ख़त्म नहीं होगा क्योंकि मच्छर मौजूद है। जब मच्छर मौजूद है तो जाहिर बात है उसकी अफजाइश होनी है और उसकी अफजाइश को आपने रोकना है और रोकने के लिए हुकूमत मशीनरी बुरोकार लाती है, जो कि नहीं ला रही। चले जी, हुकूमत तो मशीनरी बुरोकार नहीं ला रही, हुकूमत के पास भी यही वक्त है। अगर आप आवाम को बता रहे हैं कि ये 2 खतरनाक हैं तो थोड़ा सा आपको भी अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लेकर आना होगी और अपनी जो सर्वेलेंस है उसको तेज करना होगा। सेकेंडली, रिक्वेस्ट है जी आप सभी लोगों से अपने घरों में ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि बारिशी पानी हो या फिर आप घर में पानी जहाँ कहीं पर भी जमा है उस पानी को जमा ना होने दें, इसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तलुए आफ्ताब, गरूबे आफ्ताब वो वक्त कहा जाता है जब डेंगू का हमला जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली, अपने बच्चों को जब भी आप स्कूल भेजें तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो कोई भी लोशन जिससे हम मच्छर से प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो उनके पास रखें और फुल स्लीव्स वाली शर्ट अपने बच्चों को पहनाएं। जितनी आप कोशिश कर सकते हैं प्लीज़ वो कीजिए। हमने ब्रेक पे जाना है लेकिन उससे पहले एक खबर हमारे पास है, अपडेट है जी। सदर मुमलिकत दौरे लाहौर पर आएंगे और आपको बताते चले कि लाहौर वो पहुंच चुके हैं 1 रोज़ा दौरे पर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब 1 रोज़ा दौरे लाहौर पर पहुंच चुके हैं। उनकी मसरूफियात क्या रहेंगी इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। 1 रोज़ा दौरा उनका प्लान है जिसके लिए वो शहरी लाहौर पहुंच चुके हैं। हुकूमती पॉलिसियां जो हैं वो हम देखते हैं हमेशा से आवाम की बेहतरी के लिए होती है, लेकिन ये हुकूमती पॉलिसी जिसका हमने ब्रेक के बाद जिक्र करना है, ये नौजवानों के लिए खतरा कैसे बन गई है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। खबर यह है, हुकूमती पॉलिसी से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में, रियायती पास तलबा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से महरूम रहेंगे। अकबर साहब क्या है ये? देखिए, हुकूमत ने ये पॉलिसी अनाउंस की, बल्कि इम्प्लीमेंट की कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो इम्तिहानात हुए हैं इसमें तमाम तलबा को पास किया जाएगा, यानी कि कोई तालिब इल्म भी फेल नहीं होगा। इस पॉलिसी को अक्रॉस द पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इसी के तहत अभी जो नताइज हैं उनका ऐलान किया जाएगा। और इसमें तशवीशनाक बात यह है कि बोर्ड्स के तालीमी नताइज कभी भी 60%, 62% से ऊपर नहीं गए और कम से कम अराउंड 40% स्टूडेंट्स जो हैं या उनको सप्लीज आती हैं या वो फेल हो जाते हैं। हर 2 सूरत में तो वो पास नहीं होते। तो आप 40% के करीब ऐसी लॉट भी पास करके मार्केट में लाना चाह रहे हैं जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब यहां पर कैसे मुस्तकबिल नहीं है? मैट्रिक का रिजल्ट हो या इंटरमीडिएट का रिजल्ट हो, पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में यह पॉलिसी है कि बच्चे को जब रियायती नंबर देकर पास किया जाएगा तो उसको मजमूई तौर पर नंबर मिलेंगे 33। अब जब उसको 33 नंबर मिलेंगे तो 33 नंबर पर जो बोर्ड की पॉलिसी है वहां पर ग्रेड ई मिलेगा।
अब ग्रेड ई जब मिलेगा और ग्रेड्स मेंशन होंगे रिजल्ट कार्ड के ऊपर, तो रिजल्ट कार्ड पर यह भी मेंशन होगा कि इस बच्चे को रियायती नंबरों से पास किया गया, यानी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब बोर्ड्स की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी वो ये थी कि अगर कोई तालिब इल्म 5 नंबर से किसी मजमून में फेल हो रहा है तो आप उसको 5 नंबर देके 33 नंबर करके उसको पास कर देंगे। लेकिन अब अगर कोई तालिब इल्म कमरा इम्तिहान में जाकर हाजिरी लगाने के बाद सिर्फ इतना लिख के आ गया सवाल नंबर 1 जवाब खाली और पूरा पेपर खाली है, उसको भी पास कर देंगे आप? ना करें तो पॉलिसी है ना, सब पास होंगे। अगर मतलब उसने एक सवाल, आपने पेपर में अगर एक सवाल भी अटेम्प्ट किया है, आपका पेपर होना चाहिए, बस आप पास हैं। क्यों? कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी। अच्छा, एक हिस्सा तो ये हो गया। अब जब इन बच्चों को ई ग्रेड मिलेगा और ई ग्रेड लेकर ये अपनी सनतें लेके मार्केट में आएंगे तो इनको दाखले कहां मिलेंगे? एग्जैक्टली इनको दाखले तो ना सरकारी यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे ना सरकारी कॉलेजेस में मिलेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा कि इम्तिहान का जो बुनियादी मकसद होता है कि तालिब इल्म की काबिलियत जानी जाती है, हाँ। और उस काबिलियत की जांच पड़ताल की जाती है, उसकी बुनियाद पर उसको सनद दी जाती है कि मुस्तकबिल में ये शोबे के अंदर काम करने का अहल है या नहीं है। कोविड के नाम पर आपने पहले ही एक्सेलरेटेड सिलेबस यानी कि आपने शॉर्ट सिलेबस मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में मुतारिफ करा के उसके तहत इम्तिहान लिए। एक रिलीफ आपने बच्चों को यह दिया, पूरी किताब भी नहीं, आधी से भी कम किताब का आपने पेपर लिया। दूसरा रिलीफ क्या दिया आपने? सिर्फ और सिर्फ उनसे कंपलसरी मजामीन जो इख्तियारी मजामीन थे, इख्तियारी मजामीन के आपने उनसे पर्चे लिए और जो लाजमी मजामीन थे उनके पर्चे नहीं लिए। यानी ना उर्दू का पेपर हुआ, ना अंग्रेजी का पेपर हुआ, ना इस्लामियात का हुआ, ना मुताला पाकिस्तान का हुआ, आपने उनको वहां पे भी रिलीफ दिया। और औसतन जो है 3 से 4 यानी ज्यादा से ज्यादा 4 मजमून के पर्चे आपने लिए हैं। आपने बच्चों को इतना रिलीफ दिया और वो रिलीफ बनता था, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हुई, घर में पढ़े, मेहनत की, क्लासेस नहीं हुई, आपने रिलीफ दे दिया। अब आप दुनिया के सामने एक ऐसी जनरेशन लेकर आ रहे हैं कि जो जनरेशन इस काबिल ही ना हो कि उसको वो इम्तिहान पास करना चाहिए, आप उसको मार्केट में ला रहे हैं, उसके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। ये तलबा के साथ दुश्मनी कर रही है गवर्नमेंट। अब क्या होगा? जब इनके पास सनतें आएंगी, इनके दाखिले नहीं होंगे। जब इनके दाखिले नहीं होंगे तो फिर ये क्या करेंगे? फिर इनको क्यों डिग्रियां दी जा रही है, क्यों सनतें दी जाएंगी, क्यों पास किया जा रहा है? फिर फायदा क्या है उनको? यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में भी इतना कंपटीशन है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिजनेस करने वाले हैं। हाँ, अब देखिए क्या होना क्या है कि प्राइवेट तालीमी इदारों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे पहले ही बहुत ज्यादा सीरियस किस्म के इतराजात हैं। एग्जैक्टली। अब क्या होगा कि वो 33% ई ग्रेड के साथ जो बच्चा पास होगा, उसको अगर उसने प्री इंजीनियरिंग की है तो आपके वो आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उसको इंजीनियरिंग में कोई डिग्री करा देंगे वो। अच्छा, उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा। उसकी काबिलियत पे तो आपने पहले ही कट लगा दिया। अब आप उसको सनद पकड़ाकर मार्केट में भेज रहे हैं। अच्छा, फिर उस सनद के साथ जब वो अपनी सीवी बनाएगा कल को, अगर वो तालीम मुकम्मल भी कर लेता है, चले वो मास्टर कर लेता है या ऑनर्स की डिग्री कर लेता है, तो उसकी सनद जो सीवी के अंदर दर्ज होगी उस पे क्या लिखा होगा? रियायती पास। बिल्कुल सही। उस पे क्या नंबर लिखे होंगे? 33% नंबर। और जब सीवी के अंदर ये दर्ज होगा तो उसको मुलाजमत मिलेगी किसी जगह? कौन रखेगा? तो आपने बच्चे को जब फेल करते हैं या उसकी सप्ली आती है तो उससे बच्चे के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि मैंने ये इम्तिहान दोबारा देना है, मैंने मेहनत करनी है। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वो बच्चे मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर ले जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा फ्यूचर नहीं है, हमें कंपटीशन में आना है। अब आप उनको पास कर देंगे और पास करने के बाद आपका ये काम हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात सबसे अहम ये है कि हुकूमती सतह पर यूनिवर्सिटीज के लिए और कॉलेजेस के लिए अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई कि जो इस बात को इंडिकेट करे कि जो बच्चे ई ग्रेड्स लेकर अगर आ जाते हैं, यहां तो सी ग्रेड वाले को दाखला नहीं मिलता, सी तो फिर भी बड़ी दूर की बात है, और बी ग्रेड वाले जो हैं वो तरस रहे होते हैं कि उनको पब्लिक कॉलेजेस में या पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाए क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा होता है। तो आप इन बच्चों के साथ हमदर्दी रखते हैं, इनके साथ क्या कर रहे हैं आप? और मैं हैरान हूं इस बात पे कि जिन लोगों ने ये मशवरा दिया और वहां पर उस इजलास के अंदर जो सूबाई वज़रा तालीम बैठे थे, क्या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं कि हमने बच्चों को पास कर दिया? और मुझे इस बात पर भी तशवीश है कि अभी तक माहिरीन तालीम और तालीम से वाबस्ता अफराद खामोशी से बैठे हुए हैं। खास तौर पर इस डिसीजन से सबसे ज्यादा पता खुश कौन है? प्राइवेट इदारे। क्यों? प्राइवेट इदारों में जिन बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, अगर उनके बच्चे की तैयारी ठीक नहीं थी, उसने फेल नहीं होना, उसने पास हो जाना है, उसकी फीस हलाल हो गई। ऐसे ही फीस हलाल हो गई। बिल्कुल। और जब ये बच्चे
ई ग्रेड्स के साथ सनतें लेके बाहर आएंगे और इनको जब कहीं दाखिले नहीं मिलेंगे और लो स्टैंडर्ड प्राइवेट इदारा इनको उठाएगा, तो उनकी फिर चांदी। तो हुकूमत ने किया क्या है दुनिया के अंदर, किसी जगह कोई ऐसे, देखिए पूरी दुनिया ने अगर जहां जहां कोविड था बच्चों को रिलीफ दिया तो उनको सिलेबस की मद में दिया है, exactly. उनको क्लासेस की मद में दिया है। ऐसा तो कोई लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बच्चे सारे के सारे पास कर दें। तो ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि आपने स्टूडेंट्स का एक्चुअली कितना नुकसान किया। और बात बताऊं ना जी, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। क्यों? ये कोई भी उठ के आज अदालत में चैलेंज कर दे, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो बोर्ड्स के एक्ट हैं, जो एक्ट असेंबली ने पास किए हुए हैं, उसके तहत बच्चे का एग्जाम होगा, उसकी असेसमेंट होगी और उसकी असेसमेंट के तहत उसको इतने नंबर लेने होंगे और अगर उसका रियायती पास का मार्जिन होगा तो वो 5 नंबर्स का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो बच्चे में कंपटीशन रहता है। ये तो वैसे ही गैर कानूनी, गैर आईनी है। ये तो कोई भी उठकर आज वकील जो है वो या कोई माहिर तालीम या कोई तालीम से वाबस्ता शख्स अदालत में रिट कर दे तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा इनका डिसीजन। और आप देखिए कि इन्होंने किस मौके के ऊपर ये फैसला किया। पेपर्स खत्म हुए, पेपर्स खत्म होते ये ऐलान कर दिया। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा उन टीचर्स पर जो बच्चों के पेपर की मार्किंग कर रहे हैं। हाँ, जो टीचर बच्चों की पेपर की मार्किंग करते हुए पूरा फोकस करता है, बच्चे की क्वेश्चन की इवेल्युएशन करता है और सारा कुछ करता है, मुझे बताइए वो भी बड़े इजी हो जाएंगे, वो क्या करेगा? सबको पास करना है, वो क्या करेगा? हाँ। तो बात ये है कि आपने पूरे सिस्टम को क्लैप्स कर दिया है और इस बात का एहसास भी नहीं है। और दावे आपके ये हैं कि आपकी तरजीहात तालीम है, तालीम इनकी बिल्कुल तरजीहात नहीं है। तालीम के साथ इन्होंने जो किया है ये इसके ऊपर पूरा एक अलग से हर एक साल और आने वाले कितने साल इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ना है। आपकी ये वाली जनरेशन जिसको अब एकेडमिशियंस कोविड जनरेशन कह रहे हैं, ये कोविड जनरेशन पाकिस्तान में जब डिग्रियां लेके बाहर आएगी तो इनके साथ मार्केट में क्या सलूक होगा? कभी हुकूमत ने, हुकूमती इदारों ने या रियासत को चलाने वाले इन वज़रा ने कभी ये जानने की कोशिश की है, कभी इस पे कोई केस स्टडी की है, कोई वर्किंग की है कि इन बच्चों के साथ क्या होगा मुस्तकबिल के अंदर? मैं आपको यकीन माने एक बात बताऊं, मुझे लगता है यहाँ पर कोई अच्छा माइंड रखने वाला कोई तालीमी माहिर इन लोगों में है ही नहीं जो कोई इनको मशवरा दे सके, जो कि इनको बता सके कि आप बचाए स्टूडेंट्स का भला करने के इनको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, चाहे वो करिकुलम कौंसल हो, नेशनल करिकुलम कौंसल हो, चाहे वो प्रोविंशियल हो, सूबाई वजीर तालीम हायर एजुकेशन, सूबाई वजीर स्कूल्स हायर एजुकेशन और फेडरल मिनिस्टर हायर एजुकेशन, इनके मुशीर जो इनके साथ सुबह से लेकर शाम तक होते हैं सब प्राइवेट सेक्टर के हैं। ये उनके साथ उठते बैठते हैं, ये शाम को उनसे मुशावरत करते हैं, वो इनके असिस्टेंट हैं, वही इनको गाइड करते हैं, चाहे वो एनजीओ से वाबस्ता हैं। ये पिछले हफ्ते लाहौर के अंदर सूबाई मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन ने एक यहाँ पर कंसल्टेटिव सेशन रखा। उस कंसल्टेटिव सेशन का करिकुलम, सिंगल करिकुलम के ऊपर, उसके अंदर प्राइवेट लोगों के वो बैठे हुए थे, एनजीओ के नुमाइंदे बैठे हुए थे। तो मुझे बताइए जब एनजीओ के नुमाइंदे और प्राइवेट इदारों के नुमाइंदों को आप बतौर अपना मुशीर रखेंगे, साहब इनको तो ये माफिया कहते हैं, तो मुझे बताइए कि उनको आप अपना मुशीर रखेंगे तो वो आपको वो मशवरा देंगे जो उनके बेनिफिट को सर्व करेगा या वो मशवरा देंगे जो पब्लिक के बेनिफिट को सर्व करेगा? मुझे बताइए कितनी तशवीशनाक बात है कि आपकी तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज, हर बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज के अंदर महकमा एजुकेशन यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, जहां पर सिर्फ उन लोगों को पढ़ाया जाता है और वो लोग पढ़ाते हैं जो खालिस्तन शोबा तालीम के जुजियात से मुंसलिक होते हैं, चाहे वो करिकुलम है, चाहे पेडागोजी है, चाहे टीचिंग है, चाहे क्लासरूम है, चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे हत्ता के बुक्स प्रोडक्शन है। आप उनमें से एक बंदे को भी आप अपनी ऑन बोर्ड नहीं लेते। बिल्कुल सही क्यों नहीं लेते? कि आप चाहिए हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो, जो के इर्द गिर्द प्राइवेट इदारों का हिसार होता है, बिल्कुल वो उस हिसार के अंदर उसको ग्लैमराइज करते हैं और उसके अंदर ही वो रहते हैं। बिल्कुल सही। और ये इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते, ये शुदर समझते हैं। जो महकमा तालीम सरकारी इदारों में जो लोग काम करते हैं, सरकारी इदारों के टीचर, बिलखसूस स्कूल्स कॉलेजेस के टीचर को तो वैसे ही कुछ नहीं समझते, ये समझते हैं ये जाहिल हैं और ये इस काबिल ही नहीं है कि ये टीचर होने चाहिए। ये तो इनका अंडरस्टैंडिंग है, ये चाहे वो मिनिस्ट्री हो चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी हो महकमा तालीम की। तो मुझे बताइए कि इनको जब ये लोग मशवरे देंगे और इनके मशावरे से अपने मफादात होंगे। सुमरू साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आप सोच लें कि कितने ये माहिरीन तालीम जो हैं, तालीम के दावेदार जो हैं, ये क्या सलूक कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। और मुझे उन पेरेंट्स पे भी हैरानगी होती है जो जिनको पता है कि उनके बच्चों की कैपेबिलिटी क्या है, कहाँ स्टैंड करते हैं और वो इस पर बहुत खुश हैं कि उनके बच्चे पास हो गए। खुदारा कुछ होश के नाखून लीजिए। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो शाहदरा चौक में नया क्या किया जा रहा है इसकी
बात करेंगे और इस मंसूबे की अहमियत क्या है, इससे आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। हमने तो ये सुना था कि सड़कें बनाने से और रोड कुशादा करने से आवाम का कोई भला नहीं होता, लेकिन खैर ये काम हो रहे हैं। इस पे आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और एक लॉजिक समझा रहे थे सुमरू साहब मुझे ब्रेक में, और बहुत ही आला मिसाल देके, तो हम उस स्टोरी पे जब आएंगे तो मैं कहूँगी सुमरू साहब को ज़रा आवाम को भी ये मिसाल दे दे। खैर बाकी ऐसा है जो हमने बात की। आगे चलते हैं जी, खबर क्या है। शाहदरा चौक में जापानी तर्ज का टर्बो गोल चक्कर बनाने की मंजूरी दी गई है। NHA को भी एतमाद में लेने का फैसला किया गया है। मैं पहले ये बात कर लेते हैं जी सुमरू साहब, हुकूमत की तो तरजीहात ही नहीं थी सड़कें वगैरह बनाना। नहीं, अब तो कल भी परसों भी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट चल रही है कि उन्होंने ये वाज़े किया है कि मुआशी तरक्की के लिए सड़कें बहुत ज़रूरी हैं। यानी स्टेटमेंट बदल गई। हाँ, वो अब उससे पीछे हट गए, अब वो नहीं कहते कि सड़कें, ये तो प्री इलेक्शन था, अब गुज़िश्ता 3 बरस से उन्होंने नहीं कहा। अब तो वैसे नहीं कहना, मैंने आपको पहली ब्रेक में भी कहा था कि अब उनकी तरजीहात में शामिल है, इसलिए कि आगे इलेक्शन भी लड़ना है। तो वो काम करना है उन्होंने। अब उसके पीछे कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, उसके पीछे फाइनेंस भी इन्वॉल्व, मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके तहत हुकूमत में आने के बाद आपको अपने बहुत सारा नुक्ता नज़र या जाविया निगाह आपको तब्दील करना पड़ता है। और इमरान खान ने भी तब्दील किया, सूबाई वज़रा ने भी तब्दील किया, सूबाई चीफ मिनिस्टर ने भी तब्दील किया। तो इसलिए अब इस नैरेटिव को ना तो PTI ऑन करती है और ना वो इसको अब इसके ऊपर कुछ बात करती है। अब जो खबर है इम्पॉर्टेंट कि शाहदरा गोल चक्कर पर क्या होने लगा है, ये एक जापान में बुनियादी तौर पर टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई गई थी कि आप, एक तो सिंपल राउंड अबाउट है, जैसे किसी ज़माने में लिबर्टी गोल चक्कर था कि एक राउंड अबाउट है और आप उसके गिर्द घूम के आप चले जाते हैं। ये है राउंड अबाउट, लेकिन इसमें आपकी जो ट्रैफिक चारों तरफ से आ रही है, आप शाहदरा के जो रिहायशी हैं या जो लोग उस तरफ जाते हैं उसको समझें कि आप जब दरिया रावी का पुल क्रॉस करके नेशनल हाईवे की तरफ यानी GT रोड की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप के उस चौक के ऊपर एक वो नेशनल हाईवे की तरफ चले जाते हैं, एक अगर आप राइट साइड पे जाएं तो जहाँ पर मकबरा जहांगीर है आप उस रोड की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है। और दूसरी तरफ आपका जो ये वाला रास्ता है जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, शेखुपुरा रोड भी जिसको कहा जाता है, आप लेफ़्ट साइड पर चले जाएँ जहाँ पर बहुत सारी अब रिहायशी सोसाइटीज़ भी बन रही हैं बड़ी तेज़ी से और बहुत तक बन भी चुकी है। तो ये चौक जो है यहाँ पर ट्रैफिक जैम होती है, यहाँ पर सिग्नल्स जो लगे हुए हैं वो भी बसा औकात जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होते, और शाहदरा मोड़ के ऊपर ट्रैफिक का दबाव है। और आप देखिए ये आखिरी स्टेशन है आपके मेट्रो बस का, यहाँ से बस जो है वो वापस घूम के आ जाती है। अब यहाँ पर एक चौक डिजाइन करने लगे हैं कि जो ट्रैफिक रावी के पुल से आके नेशनल हाईवे की तरफ जा रही है वो उस चौक से यूं घूम के निकल जाए, और जो इधर से आ रही है उसको ये रास्ता मिलेगा कि वो रावी की तरफ से आने वाली ट्रैफिक और ये शेखुपुरा रोड की तरफ से आने वाली ट्रैफिक आपस में टकराएगी नहीं। वो टर्बो ब्रिज का डिजाइन ही ऐसे है कि वो दूसरी तरफ से निकल जाएगी, यानी कि ट्रैफिक का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगी, क्रॉसिंग होगी लेकिन आपस में इंटरेक्शन नहीं होगी। तो उसका क्या रिजल्ट क्या होगा कि आपकी ट्रैफिक जैम का जो मसला है वो हल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और मंसूबा भी ज़ेर गौर था जो कि गुज़िश्ता हुकूमत ने भी उसको उस पर बहुत वर्किंग की थी, अभी उसका स्टेटस क्या है ये तो LDO को बेहतर पता होगा, कि यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज फ्लाईओवर बनाए जाएं, और फ्लाईओवर इस तरह बनाए जाएं कि आपका जो आगे कुर्बान वो है फाटक है, इमामिया फाटक जो है वहाँ तक जो है वो गिर जाए, और उसके बाद ट्रैफिक आपकी जो सीधे हाईवे की तरफ ट्रैफिक जानी है वो रावी से निकले और सीधा हाईवे पर चढ़ जाए, जो हाईवे की तरफ GT रोड की तरफ जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर चली जाए, और जिसने नहीं जाना वो नीचे के रास्ते इस्तेमाल कर ले। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जगह भी है, बहुत खुली जगह है, यहाँ पे टर्बो ब्रिज भी बन सकता है, फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं फ्लाईओवर भी बन सकता है, लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम बात जिसकी तरफ अगर हुकूमत काम नहीं करती, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, LD है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो ये चाहे फ्लाईओवर बनाए चाहे ये गोल चक्कर बनाए, ये चक्कर ही रहेंगे, इसका फ़ायदा नहीं होना। क्यों? क्योंकि आप शाहदरा रोड के नेचर को समझें तो उसके मेन रोड के ऊपर भी सारी ट्रैफिक इसलिए जैम होती है कि वहाँ पर रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर तजावज़ात हैं, नंबर 1। नंबर 2,
वहां पर जो बेहंगम चिंची रिक्शे छोटी ट्रैफिक है। छोटी ट्रैफिक कौन सी है? चिंची रिक्शे हैं। वो चाहे रावी की तरफ चलते हो, चाहे हाईवे की तरफ चलते हो, चाहे मकबरा जहांगीर की तरफ चलते हो, वो आपको उस चौक के इर्द गिर्द और सड़कों के किनारों के ऊपर बेतहाशा। सबसे बड़ी वजह वही है। अब आपके पास, आप इस रोड का कभी आपने जायजा लेना हो ना, तो सुबह जाएं फजर की नमाज के वक्त। आप देखिए कितना बड़ा चौक और कितनी बड़ी सड़क है, और सड़क के साथ जो अंदर सर्विस लेन है, उस सर्विस लेन के ऊपर भी तजावजात है सारी। यानी कि जो दुकान के अंदर जो माल फरोख्त होना चाहिए, उस दुकान से आगे 20-20, 30-30 फुट सर्विस लेन तक जो है वो ट्रैफिक जैम है। आप इतनी बड़ी सड़क होने के बावजूद आपको वहां ये मसला हल होता नजर नहीं आएगा जब तक आप ये तजावजात खत्म नहीं करेंगे। और इसके लिए रोजमर्रा की बुनियाद पर, मुस्तकिल बुनियाद पर आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि इस इलाके में आपको चिंची रिक्शे बंद करने पड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलानी पड़ेगी। मेट्रो बस से आगे भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी, चाहे आपको जो पहला टूल प्लाजा है वहां तक ही क्यों ना चलानी पड़े, आपको एक वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी उसके तीनों तरफ में। नंबर 2, यहाँ पर जो दुकानें, जो मार्केट्स बनी हुई हैं, उनके मालकान को नोटिस देने चाहिए और उनको ये कहा जाए कि आपकी दुकान के आगे अगर तजावजात हुई तो हम आपकी दुकान सील करेंगे और आपको जुर्माना करेंगे। आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपकी दुकान के आगे रेडी, आपकी दुकान के आगे इलीगल पार्किंग स्टैंड या कुछ भी कायम हुआ तो आप देखिए वहां पर ना सिर्फ, और यहाँ के शहरियों को फायदा होगा, यहाँ के रिहायशियों को फायदा होगा कि जब यहाँ पर एनवायरनमेंट पीसफुल होगा तो इनके नफ्सियाती मसाइल, ज़हनी मसाइल, हत्ता के सेहत के मसाइल, चाहे वो सांस से मुतलका हों, चाहे वो दीगर अमराज कल्ब से मुतलका हों या जिगर के मर्ज, हम बार बार इस चीज से गुजर चुके हैं कि जी लाहौर दुनिया का जो है वो आलूदा तरीन शहर है, तो ये वो सब वजूहात होती हैं। हुकूमत को सिर्फ गोल चक्कर बना के चक्कर नहीं देना चाहिए पब्लिक को, बल्कि इसके इर्द गिर्द जो चक्कर सारे यहाँ की लोकल इंतजामिया ने चलाए हुए हैं उसको भी बंद करना। बिल्कुल आपने सही बातों की निशानदेही की है, और साथ ही साथ जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी तरफ नहीं आएंगे, ट्रैफिक को जो है शहर की किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो सकती, तो फिर जितने मर्जी आप फ्लाईओवर बना लें, जापानी तर्ज के गोल चक्कर बना लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पानी और सीवरेज के लिए 42 अरब 47 करोड़ कर्ज का प्लान है। क्या इस कर्ज से मसाइल हल हो जाएंगे, सीवरेज के भी और साफ पानी के? साफ पानी तो शहर लाहौर के लिए मेरे ख्याल से अब बहुत बड़ा मसला बन चुका है। देखिए, ये बुनियादी तौर पर ये मंसूबा है और सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से समरी इनिशिएट की गई जिसकी अप्रूवल हुई है। वर्ल्ड बैंक ने इसकी फंडिंग करनी है और इसका जो पैसों की अदायगी वापस होनी है वो कम से कम 20 सालों में होनी है। और वर्ल्ड बैंक जब भी कोई फंडिंग करता है या ग्रांट देता है वो कम से कम 20 ईयर्स तक की उसकी जो आपने पैसे हैं वो वापस करने हैं। 42 अरब तो ये मांग रहे हैं, लेकिन ये देंगे कितने? 1 खरब देंगे या इससे भी ज़्यादा वापस करेंगे? वो कहाँ से वापस जाएंगे? वो पैसे वापस करने के लिए आपको या तो टैक्स लगाने पड़ेंगे, अगर आप टैक्स नहीं लगाएंगे तो आपको मज़ीद कर्जा लेना पड़ेगा किसी और मद में। ये वैसे ही है जैसे लाहौर के अंदर आजकल CBD के ज़रिए से सरकारी ज़मीनों की निशानदेही की जा रही है और फिर उसको कमर्शलाइजेशन के नाम पर फ़रोख्त किया जा रहा है, और उस फ़रोख्त के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फरवरी के महीने में ये कहा था कि इससे जो पैसे मिलेंगे हम कर्जा उतारेंगे, यानी सरकार की ज़मीन बेचेंगे और उससे जो आमदन आएगी टैक्स की मद में या फ़रोख्त नीलामी की मद में उससे हम कर्जे उतारेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, ये जो सीवरेज का मसला है या फिर जो आपके साफ पानी का मसला है, ये देखें, ये इसके ऊपर लोकल लेवल पे प्रोजेक्ट्स तैयार होने चाहिए, लोकल लेवल पर सिस्टम बनाना चाहिए, चाहे आप फेज़ वाइज कर लें। आप जब बल्क में इतने बड़े पैसे उठाते हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें करप्शन भी उतनी ज़्यादा होती है, और वो कर्जा आपने पब्लिक के नाम पे लिया है, वो कर्जा स्टेट के नाम पे लिया है, और उस कर्जे से यहाँ मशहूर है कि जब भी वर्ल्ड बैंक का नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सबसे पहला उसका जो बेनिफिशियरी होता है वो उसकी ब्यूरोक्रेसी होती है उस प्रोजेक्ट को चलाने वाली। उनको नई गाड़ियाँ मिलें, उनको मराहत मिलें, उनको बाहर के टूर मिलें, उनको एजाज़ियाँ मिलें। आप कंपनियों के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट की अगर रेगुलर सर्विस में उसकी 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है, 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है, तो वो जब प्रोजेक्ट में आता है, कंपनी में आता है, तो 12-12, 18-18 लाख रुपए तक भी तनख्वाह लेता है। वो सबसे पहला बेनिफिशियरी वो होता है। तो आप इस मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए से जो कि पंजाब की आवाम के नाम पे या सूबे की आवाम के नाम के ऊपर आप ले रहे हैं, तो उसको आपने वापस भी तो करना है। वापस करने के लिए क्या करेंगे? पहले आपका जो कर्जा है वो मुस्तकिल तौर पर बढ़ता चला जा रहा है और इस हुकूमत ने तो रिकॉर्ड कर्जा लिया है, तो उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो क्या होगा?
जो आपकी जीडीपी है वो भी कम हो रही है, आपकी कौमी दौलत के जखायर हैं वो भी कम हो रहे हैं, और जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली पब्लिक को, क्योंकि जो इशारे हुकूमत पेश करती है उसके मुताबिक सब कुछ बहुत ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते कहां गायब होता जा रहा है ये हमें नहीं पता। हुकूमत अब ये इशारे नहीं पेश करती है। हुकूमत अब ये कहती है कि हम जो पॉलिसी बना रहे हैं, इशारे तो खत्म हो गए इनके पास, इशारे है ही नहीं, इशारे कैसे दिखाएंगे? इनके पास अब सिर्फ ये है कि हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो पॉलिसी मुस्तकबिल में पाकिस्तान को टेक ऑफ कराएगी। आपको बहुत जबरदस्त आपको पता नहीं कैसे अभी जो आवाम की चीखें निकल रही हैं, जान निकल रही है, उस पर कोई लेना देना नहीं। सुमरू साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हमने शहर में कुछ जराइम की सूरत हाल को डिस्कस करना है। रायविंड से जल्लो मोड़ तक लाखों रुपए की डकैतियां है जी, गैर महफूज और मुहाफिज सो रहे हैं। इस पर बात होती है ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर है जी हमारे पास, हमारे रिपोर्टर क्राइम टीम जो है वो माशाल्लाह से खासी मुतहर्रिक रहती है और ये चीज़ें जो हैं वो डिग आउट करती रहती है कि कहाँ पर क्या क्या हालात हैं। तो जी, रायविंड से लेकर जल्लो मोड़ तक लाखों रुपए की डकैतियां हुई, शहरी परेशान रहे। लड़की को बेहोश करके 5 लाख की नकदी, जेवरात, खालिद फार्मेसी से 3 लाख, पेट्रोल पंप पे कैशियर से 20 लाख रुपए लूट लिए गए। कोई बाजार, कोई घर, कोई सड़क, कोई चौराहा, कोई गली ऐसी नहीं जिसको हम कह सकते हैं कि ये महफूज है। मैंने शहर लाहौर में कभी इस तरह की वारदातों का एक वो जो पूरा होता है ना कि आप पहाड़ ही सुनने, कभी नहीं सुना था। जी सुमरू साहब। देखें, जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से सबसे पहली बात ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस शोबे यानी महकमा पुलिस के अंदर जो अफसरान हैं उनको कम से कम टिकने दिया जाए। जब हुकूमत बार बार पुलिस ऑफिसर्स चेंज करेगी, टॉप लेवल पे तब्दीलियां करेगी और आए दिन चंद हफ्तों बाद करेगी, तो उसके नतीजे में कभी भी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर ऑफिसर आता है, उसने एक पॉलिसी बनानी होती है और पॉलिसी बनाकर नीचे के मातहत अमले, चाहे वो पुलिस एहलकार तक हैं चाहे ऑफिसर्स हैं, उनको कन्वे करा के उसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी। मुझे एक बात बता दीजिएगा, तब्दीलियां जो की जाती है किस मकसद के तहत की जाती है? अच्छा, उसमें एक वो तो उसकी तरफ बाद में आते हैं। अब जब आप बार बार ये तब्दीलियां कर रहे हैं तो कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। कोई ऑफिसर अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने लगता है तो वो चेंज हो जाता है, नया ऑफिसर आता है और नई पॉलिसी बनाता है, नीचे का अमला डिस्टर्ब होता है। अच्छा, फिर आपका दूसरा हिस्सा ये है थाने की सतह पर, ये बड़ा पॉपुलर है। जो लोग चाहे क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, महकमा पुलिस को जानते हैं या इसमें काम करते हैं बिलवास्ता या बिला वास्ता, उनको ये बहुत अच्छी तरह इदराक है कि थाने का SHO या उसका मुहर्रर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको इस बात का इदराक होता है कि उसकी जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से जराइम पेशा अफराद हैं। मुझे इसका कोई हल उन जराइम पेशा अफराद से मुताल्लिक अगर थाने के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो कभी भी आप मुजरिमों को नहीं पकड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात यह, शहर के अंदर जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट नाफिज था, कितने कैमरे ऐसे हैं, एक तो उसकी फुटेजेस देना वो इंतहाई दुश्वार काम है कि पुलिस वाले वहां बैठे रहते हैं फुटेजेस निकलवाने के लिए, उनको एक्शन लेने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो हुकूमत को एक ग्रैंड पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके तहत सेफ सिटी तक एक्सेस जो है वो पुलिस को बराह रास्त मिलनी चाहिए। इस पर हमने अभी डिटेल डिस्कशन करनी है। DIG साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच समरू साहब। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं शहर में बिगड़ती जराइम की सूरत हाल। हम बार बार ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि कोई गली, कोई सड़क, कोई चौराहा, कोई घर, कोई दहलीज ऐसी नहीं जहाँ पर आवाम ये कहे कि जी वो अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं। क्या वजूहात है बिगड़ती हुई ये जराइम की सूरत हाल की, इस पर पुलिस की कार्रवाइयाँ किस तरह से चल रही हैं, और साथ ही साथ शहर लाहौर में बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। उर्स हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, और इसके साथ साथ चेहलम के मौके पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए जाते हैं, कुछ उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और कुछ शहर में ओवरऑल जो हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसे शहरी कहते हैं कि आवाम के मुहाफ़िज़ उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, थाना कल्चर में तब्दीली और इस्लाहात, इसके बड़े बड़े दावे,
उनकी हकीकत कैसे नज़र आ सकती है या हमें नज़र नहीं आ रही, इस सब पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? इरफान, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। मैं पहले सबसे DIG साहब को तो वेलकम कहना चाहूँगी। कैसे देख रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को, कितना बड़ा चैलेंज है और कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिस शहर से मैंने अपनी पुलिस की सर्विस शुरू की, लाहौर शहर, आज अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा इस शहर में एक बेहतर कैपेसिटी में, एक बड़ी कैपेसिटी में एज DIG ऑपरेशन जो है ज़िम्मेदारी निभाने की तौफीक दी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिकॉज़ लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है। आबादी के लिहाज से अगर देखें तो दुनिया का तकरीबन 34वां-35वां बड़ा शहर है। पॉपुलेशन अब तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब हो चुकी है। लाहौर की एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब जो लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके थे वो लाहौर के अंदर ही तकरीबन कंसिडर किए जाते। इस लिहाज से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस का पहले भी बहुत अच्छा रोल रहा है क्राइम कंट्रोल करने में, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में। बहुत सारे इवेंट्स आते हैं यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन होती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा, अल्लाह ताला हमें हौसला देगा और लाहौर पुलिस इंशाल्लाह जो पहले अवाम की तवक्कुआत थी उससे बेहतर परफॉर्म करें इंशाल्लाह जी। और हमने देखा कि बड़े बड़े इवेंट्स पे पुलिस की कारकर्दगी क्या रहती है, किस तरह से स्पेशल प्लान बनाया जाता है और एक वो जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उसके लिए मैं जी नाजरीन से भी ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस पर आपका ताउन भी बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ कहीं नाके लगे हों, जहाँ कहीं पुलिस को आपका ताउन दरकार हो, वहाँ पर आपको भी कोऑपरेट करना है। इरफान की तरफ में आना चाहूँगी। ये बड़े इवेंट्स पे तो हम देखते हैं बड़ी स्पेशल तैयारी के साथ पुलिस फोर्स हर तरफ मुतहरिक नजर आती है। ओवरऑल अगर हम रूटीन में देखें तो हमारे यहाँ क्राइम सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, शहरी गैर महफूज है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या कहेंगे इरफान? अना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होते हुए जा रहे हैं और उसकी वजह शायद ये है कि आपके जो शहर के अंदर सुपरविजन जो करने वाले ऑफिसर्स हैं उनका फोकस नहीं है उसके ऊपर। जैसा कि हमने देखा कि 2 रोज़ कबल DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी साहब ने ऐसे 15 से 20 जो SDPOs थे, जिसमें ASPs भी थे, DSPs भी थे, उनको अपने दफातर में बुलाया और उनकी जब कारकर्दगी का जायज़ा लिया, वैल्यूएशन की गई, तो उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी। इसी बिना के ऊपर उनकी सरजनिश की गई और इनकी तरफ से ये अच्छा इकदाम ये किया गया कि उन अफसरान के बारे में IG पंजाब को भी इस सूरत हाल के बारे में आगाह किया जाएगा कि ये ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे। देखिए, पुलिस के पास अगर हम लाहौर की बात करें तो 33,000 से ज़्यादा नफरी कंसीडर की जाती है कि लाहौर के पास 33,000 नफरी है। लेकिन अगर थानों की बात की जाए तो थानों में जो ऑपरेशन विंग है, अगर मैं गलत नहीं तो 6 से 7,000 के करीब जो है सिर्फ डिप्लॉयमेंट होती है, बाकी सारी आपकी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तैनात की जाती है ड्यूटियाँ। तो इन 6 से 7,000 के साथ आप 1 करोड़ 20 लाख की आबादी उसको कवर करें तो ये काफ़ी मुश्किल है। पुलिस को इस वक्त जहाँ पे हम लोग जो है वो कोसते भी हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस के भी अपने मिसाइल हैं। मिसाइल ये हैं कि इनके पास गैजेट्री नहीं है इतनी कि जैसा कि आपने देखा कि लाहौर में जो चंद माह पहले एक अफसोसनाक वाक़या जौहर टाउन में हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें गाड़ी किस तरह वो एंटर हो गई और उसके बाद वो सारे पिकेट्स क्रॉस करती हुई उस मुकाम पर के ऊपर पहुँच गई। गो के तमाम जो मुल्ज़िमान थे, तमाम नेटवर्क था, उसको ब्रेक कर लिया गया। लेकिन हमारे पास दहशतगर्दी से निपटने वाला हमारा मुल्क है जो पिछले 10-11 साल से दहशतगर्दी से निपट रहा था। अब तक हम ऐसा इक्विपमेंट नहीं ले सके जो हम अपने जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं उनको हम सिक्योर कर सकें। अब मैन पावर आप कितनी लगा लेंगे? वहाँ पे भी देखें आपने एक शख्स, एक कांस्टेबल जो खड़ा था, उसने अपनी समझबूझ के तहत उसी गाड़ी को पॉइंट आउट करके उसको रोका, लेकिन उसके पास क्योंकि इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो या उसके पास इतनी गैजेटरी नहीं थी कि वो अगर उसके अंदर बारूदी मवाद है तो उसको डिटरमिन कर सके। तो इसी वजह से वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके। सुहेल साहब का कमेंट चाहूँगी। सुहेल साहब, क्या वाकई ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस की कारकर्दगी मुतासर है? देखें, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह रहती है। अगर आप ये देखें कि लास्ट 10 से 15 साल जिस तरह इरफान मलिक साहब ने बताया कि दहशतगर्दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लाहौर में इंसिडेंट हुए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम ना सिर्फ डिटेक्ट हो गए, बंदे पकड़े गए, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके गए पुलिस वाले। क्योंकि मैं खुद CTD का हिस्सा रहा हूँ तो मुझे इसलिए पता है लाहौर पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए। आपने ये देखा है कि क्राइम सेफ्टी इंडेक्स जो वर्ल्ड में होता है उसकी एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन होती है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहले बहुत नीचे था, अब बहुत ऊपर आ चुका है। क्राइम होना बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं कि दुनिया के हर शहर में क्राइम होता है। exactly. असल चीज़ ये है कि क्राइम को डिटेक्ट किया जाए, क्राइम को
जो बंदे उसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाया जाए। हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके तहत हम ये तमाम चीज़ें परफॉर्म करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम क्राइम को रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे और इस डर से रहेंगे कि क्राइम बढ़ जाएगा, तो आई थिंक ये एक आइसोलेशन में रहने वाली बात है। इस लिहाज से अभी हम हर क्राइम को रजिस्टर्ड करते हैं, बेशक उसमें हमें मीडिया की तरफ से तनकीद आए, लोगों की तरफ से तनकीद आए कि क्राइम बढ़ गया, लेकिन अगर क्राइम रजिस्टर्ड होगा तो क्राइम डिटेक्ट हो। अच्छा, अब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जी FIR का इंदराज ही नहीं किया जाता, पुलिस स्टेशन चले जाएं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। हमने तो थाना कल्चर में तब्दीली के जब दावे सुने तो सबसे पहले अवाम की दादरसी की बात सुनी थी, तो फिर लोग क्यों ये शिकायतें करते हैं? दो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो जो रिसेंट रिफॉर्म्स की गई हैं उसमें अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो गई है कि हम FIR देंगे या नहीं देंगे। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत एलेबरेटिव सिस्टम है जो कि बनाया गया, उस पर तमाम वो जो एप्लीकेशन जिसके कोई भी शख्स पुलिस स्टेशन जाएगा उसको एक स्लिप इशू हो जाएगी और E-टैग नंबर मिल जाएगा। पहले ये होता था कि E-टैग नंबर मिल गया, FIR दी गई या ना दी गई तो इतनी पूछ परतीत नहीं होती थी। अब तो IG साहब ने ये कर दिया है कि जो 15 की कॉल होती हैं, और आपको पता है कि 15 की कॉल जो हैं वो सेफ सिटी के थ्रू आती हैं, 15 की हर कॉल को E-टैग नंबर लगता है। ठीक है, वो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। अब किसी भी शख्स के लिए ये डिटरमिन करना कि थाना शादबाग, थाना मिस्री शाह टाउनशिप में कितनी एप्लीकेशंस या कितनी कॉल्स पेंडिंग है, एक क्लिक पे है। सही। और अगर वो एप्लीकेशन को अगर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो मिनिमम लेवल DSP का है। अच्छा, DSP उसको इन राइटिंग लिख के देगा कि ये पुलिस एक्शन नहीं बनता था, बिकॉज कई ऐसी कॉल होती है जिसपे कि नॉन कॉग्निजेबल होती है, एग्जैक्ट। तो उसको फाइल कर दी जाए। अदरवाइज वो तमाम कॉल्स पेंडिंग होंगी और उनके ऊपर FIR अगर ना दी गई टाइम के तहत तो उसमें पूछ परतीत की जाती है। तो इस लिहाज से अब ये डिस्क्रिप्शन ही ख़त्म कर दी गई है। तो लेकिन दूसरी बात जो आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आपने ये देखा होगा रिसेंटली बेशुमार ख़वातीन को हरास करने के वाक़यात हैं, तो इसमें आपने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि तकरीबन इसमें 200 से 300 गुना इजाफा किया गया है। लेकिन आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि इसमें 50% ऐसे केसेस हैं जो कि या तो डिसमिस कर दिए गए हैं या उनका सबूत नहीं दिया गया। इस लिहाज से मैं ये नहीं कहता कि पुलिस की सारी जिम्मेदारी है, मुआशरे की भी जिम्मेदारी है कि वो एक जिम्मेदारी का सबूत दें और वो तमाम एनर्जीज़ जो हम एक फेक केस को ट्रेस करने में, चलान करने में लगाते हैं, वो अगर हम जायज़ केस में लगाएंगे तो आई थिंक प्रोडक्टिविटी और आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ना ये बड़ा इशू है कि चौधरी साहब की जैसे बात है कि जो फेक केसेस हैं ऐसे ही फेक कॉल्स हैं। आप देखें कि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि 15 की कॉल जो है सेफ सिटी के थ्रू आती है। अब उस डाटा के मुताबिक 90% जो कॉल्स हैं वो फेक होती है। अब हर कॉल के ऊपर आप देखें पुलिस की मूवमेंट वहाँ पे होनी है, पुलिस ने रिस्पांस करना है, पुलिस का फ्यूल लगेगा, जो टाइम वेस्ट होगा, उनके वसाइल जो हैं वो उसका ज़िया होगा। तो शहरियों को इसके ऊपर जो खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि आप एक अगर फेक कॉल करके किसी जगह के अगर ट्रू कॉल्स हैं तो उसका टाइम आप ले रहे हैं जिससे उसकी जान बच सकती है और आपके सिर्फ मजाक की वजह से उसकी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो लोगों को खुद भी इस बात का ख्याल करना चाहिए और उसके साथ साथ पुलिस को भी जो लोग फेक कॉल्स करें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चोरी, डकैती, राहज़नी, ज़्यादती के वाक़यात माजी की निस्बत अब हर रोज़ एक पूरी लिस्ट होती है और हर इलाके के हिसाब से लिस्ट होती है। हम खुद भी इन वाक़यात का हिस्सा बन चुके हैं। टाइम टू टाइम हम अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे। क्यों ये चीज़ें आप समझते हैं कि कंट्रोल से बाहर ही होती चली जा रही हैं? खौफ नहीं रह गया लोगों में बिल्कुल भी? मैं इस चीज़ को एक दूसरे एंगल से आपको बताना चाहूँगा कि अगर पुलिस अफसर माजी में ये कहते थे कि अगर हम क्राइम रजिस्टर्ड करेंगे, क्राइम फिगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा पूछ परतीत होगी, हमें सज़ा मिलेगी, इस चीज़ का खौफ हमारे साबका IG साहब ने भी, इनाम गनी साहब ने भी और सरदार साहब जो हमारे नए IG हैं, इन्होंने सबसे पहले हमारे जहन से निकाला है। लाहौर में उन्होंने सबसे पहले IG साहब ने दरबार किया, डाउन टू SHO लेवल, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लेवल तक ये बात की कि आप क्राइम को फ्रीली रजिस्टर्ड करें। आपको कोई शख्स इस बात पे जो है वो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाएगा कि उसके एरिया में क्राइम बढ़ा है। देखिए, क्राइम फिगर्स दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, पुलिस की परफॉर्मेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पिछले 10 दिनों में 2700 बैगर्स जो थे, गदागर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब अगर वो 2700 का फिगर आप ये कहेंगे क्राइम बढ़ गया, तो क्राइम नहीं बढ़ा, बेसिकली वो अच्छी कारकर्दगी है जो कि हमने उनको पकड़ा, बैगर्स को पकड़ा। या आई मस्ट अप्रिशिएट, ये तो हम बार बार दिखाते भी रहे कि बहुत अच्छा मैं इसी चीज़ को कहूँगा, जो पुलिस की परफॉर्मेंस होती है वो भी इंडिकेटिव होती है इन 3 फिगर्स में। नंबर 2, अगर हम क्राइम को रजिस्टर्ड नहीं कर रहे तो ना फिर क्राइम डिटेक्ट होगा, ना वो बंदे पकड़े जाएंगे। इसलिए अब ये कहा गया है कि क्राइम फिगर्स को छोड़ दिया जाए,
हमारा कंपैरिजन पहले बनता था पिछले साल से या कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड से। अब आईजी साहब ने कहा कि आप फ्रीली रजिस्टर्ड करें। आपकी कारकर्दगी इस बात पे गेज होगी कि आपने कितने केसेस डिटेक्ट किए, कितने केसेस को चलान किया और कितने केसेस को कोर्ट ऑफ लॉ में चलान को सामने रखते हुए सज़ा करवाई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस साल जो हमारे क्राइम फिगर हैं वो 15 से 20% ज़्यादा रेशो है जो पुलिस की परफॉर्मेंस है कि जिसमें कि क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, चलान किया गया और उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके गए। सही नाज़िर, हमने गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाना है और शहर में हमने आपसे डिस्कस किया कि बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं 26, 27 और 28 को शहर में जी उर्स हज़रत बख्श के हवाले से 3 रोज़ा तकरीबात होंगी। उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हम देखते हैं पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से सब मिलकर अच्छे खासे इंतजामात करते हैं। चेहलम के हवाले से भी तो इंतजामात कैसे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की क्या प्लानिंग है, ये हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ अहम केसेस जिनका हमने अभी रिसेंटली तस्करा सुना उसकी तरफ भी हम निशानदेही करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ख्याल कर रहे हैं जो कि मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। DIG साहब इरफान मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई गई बैगर्स को पकड़ने के लिए क्योंकि ये लोग वबाले जान बन गए थे। हमें पता है इशारों पर जिस तरह से सिग्नल्स पर रुक के कोई साइड पे नहीं होता, किस तरह से मसाइल और फिर सिक्योरिटी खदशात एक और कंसर्न था। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा तो नहीं जैसे हम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन देखते हैं और उसके बाद 1-2 महीने बिल्कुल सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कोई भी काम जो पुलिस करती है उसकी कंटिन्यूटी होगी तो उसके दूरस असरात होंगे। ये फ़ेज़ 1 है। इसकी साथ साथ हम उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं जो इनके हैंडलर्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। जिस आम ज़ुबान में या आम लोगों से आपने सुना होगा कि चौक बिकते हैं, तो वो जो शख्स जो इन चौक में इन चौराहों पे उन बंदों को लेकर आते रहे हैं, अब उनको हम पकड़ रहे हैं। सरप्राइजिंगली आपने ये देखा होगा कि जब ये बैगर्स पकड़े गए तो वो लोग भी गायब हो गए, लेकिन हमने उसका बहुत एक अच्छा सिस्टम ये बनाया कि हमने सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के से रिक्वेस्ट की है कि आज से 10 दिन पहले जब ये कैंपेन शुरू होने से पहले वो गाड़ियाँ, वो मोटरसाइकिल, वो बंदे जो इनको लेकर आते रहे हैं उनकी हमें फुटेजेस दी जाए। तो सरप्राइजिंगली हमें इतना अच्छा डाटा मिला है कि अब हम उनसे उन बंदों के पास जा रहे हैं, उन बंदों को पकड़ने हैं। और वो लोग जो कि फ़ेक श्योरिटीज़ दे के फ़ेक ज़मानतें करार थे, एक शख्स ने 220 भिखारियों की एक टाइम पे ज़मानत कराई, जिससे पता चलता है कि उनके बहुत बड़ा सपोर्टर है। बिल्कुल उनको भी हम पकड़ रहे हैं और उसमें ये देख रहे हैं कि ये शख्स कौन ऐसे हैं जो कि इनके हिस्सेदार हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत बेहतरीन नजर आएगी आने वाले। इरफान, पुलिस वाकई इस हवाले से मुतहरिक है क्योंकि हमने तो जो इरफान साहब कहते हैं हमने वही मानना है, हमारे पास खबरें लाने के जराए यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं है ना, बिल्कुल ठीक बात है। आप देखें सड़कों के ऊपर आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आपको पहले बैगर्स नज़र आते थे, लेकिन अब उनकी एक शेप चेंज होती हुई नज़र आती है कि लोग मुख्तलिफ चीज़ें हाथ में पकड़ी होंगी, वो बेचने के बहाने से आपसे भीख भी मांग रहे होंगे। इसमें जो आम शहरी है उसको भी अपना हिस्सा डालना होगा, अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ बेच रहा है तो आप उससे वो चीज़ खरीदें पैसे देकर। अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो उससे चीज़ खरीद लें, बिल्कुल उसको भीख जो है भीख की सूरत में पैसे ना दें, क्योंकि ये लोग जो हैं ये किसी मुस्तहिक का हक मार रहे हैं। वही पैसे आप किसी मुस्तहिक को उसके घर जाके देकर वहाँ पर उसको दें ताकि उसके किसी इस्तेमाल में आए। अब अगर रोड के ऊपर आप किसी को 10, 20, 50 या 100 रुपया दे देते हैं, उससे उसका कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो उसी कंटिन्यूटी में रहेगा कि मुझे अभी 100 मिल गया फिर मैं दोबारा से ढूंढूं। अगर यही पैसे आप अगर आप रोजाना की बुनियाद पे 100 रुपया खैरात कर रहे हैं तो वही 100 रुपया आप अगर रखें और उसको 10 दिन बाद 1000 रुपया किसी एक घर के अंदर जाके दें तो उस 1000 रुपये से उसका राशन कम से कम आ सकेगा। बिल्कुल सही कहा। 100 रुपये से उसका राशन नहीं आएगा, लेकिन 1000 रुपये से अगर किसी को यकमुश्त देंगे आप उसका राशन आ सकेगा, वो अपने बच्चों का पेट पाल सकेगा। ऐसे फ्रॉडिये और कहीं आप लोगों को देखते होंगे जो जाली माजूर बने होते हैं, वो माजूर होते नहीं हैं, वो लोग ड्रामा कर रहे होते हैं लोगों से पैसे लेने का, लोगों से अपनी जो सिंपैथीज लेने के लिए वो ड्रामा कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पे असल वो माजूर होते भी नहीं है। बिल्कुल इसलिए पुलिस का क्रैकडाउन अपनी जगह, लेकिन लोगों को भी अपना जो है वो तासुर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सुहेल साहब, एक और चीज़, आप इनको पकड़ लेंगे, बाद वाली हिकमत अमली बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कह रहे हैं हमने इनको जड़ से ख़त्म करना है। तो क्या कि NGOs के साथ और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ आप राब्ते में हैं कि इनके लिए कोई फिर इंतजामात भी किए जाएँ, इनको कोई रोज़गार फराहम करने के लिए भी कुछ इकदाम किए जाएँ? माजी में जब ये कैंपेन चलती रही तो कुछ ये चीज़ें फैक्टर्स सामने आए कि इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए, इनको रोज़गार दिया जाए, जिसकी वजह से ये कैंपेन इतनी मौसर नहीं हुई।
मैं बहसीती पुलिस अफसर ये समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि शहरियों को ट्रबल फ्री इन्वायरमेंट दी जाए। अगर मैं ये कहूँगा कि इनकी जॉब नहीं हो रही, शेल्टर होम नहीं बन रहे, रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं बन रहे, तो मैं अपने काम को करना छोड़ दूं तो आई थिंक ये ज्यादती होगी। मेरा काम ये है कि अगर कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं तो उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किए, बिकॉज एक वो जगह अवेलेबल है। कुछ एडिक्ट्स हैं तो उनको हॉस्पिटल्स भेजा जाए। लेकिन जो बेकारी हैं, जो लोगों को हरासा करते हैं, ट्रांसजेंडर्स बेशुमार ऐसे हैं जो कि शहरियों को चीज़ें बेचने की आड़ में या हरासा करने की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूसेंस बन रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमारा क्रैकडाउन जारी रहेगा। और जिस तरह इरफान मलिक साहब ने कहा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के थ्रू कि शहरी 15 पे इतला दें, किसी भी चौक चौराहे में अगर वो भिखारी देखते हैं हमें इतला दें, सो दैट पुलिस अपना काम करे, पुलिस उनको पकड़े। बिल्कुल ऐसे ही है जी। 26 से उर्स तकरीबात का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। बिलाशुबा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है, क्या इकदाम किए गए हैं सर? 3 बड़े इवेंट्स आ रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में। दाता दरबार का उर्स आ रहा है, वो 3 दिन का होगा, 26, 27 और 28। और 28 तारीख को जो चेलम की तकरीबात है वो भी होंगी। बिल्कुल, वो सारे दिन की एक्टिविटी होंगी और वो तकरीबन जगह एक इकट्ठी बन जाती है, भाटी गेट, करबला, गामे शाह जो एरिया है वो तमाम। और दूसरा इवेंट आ रहा है नेशनल T20 सीरीज़, उसके जो काफ़ी सारे मैचेस तो पिंडी में हो रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी मैचेस हैं वो 4 तारीख से लाहौर में होंगी। इसी लेवल की सिक्योरिटी जिस तरह की हमने फॉरेन टीम्स के लिए की थी, उस तरह की सिक्योरिटी हम इंशाल्लाह देंगे। इन तीनों इवेंट्स को कवर करने के लिए कल मैंने और डिप्टी कमिश्नर साहब ने विजिट भी किया। वो तमाम जगहें, वो प्रोबेबल एरियाज़, वो तमाम लूप होल जिनका कि माजी में कभी भी खदशात का इजहार किया गया, मुंतजमीन से हम लोग मिले, ऑन ग्राउंड जाके देखा कि अब ज़ाहिर है एक VIP मूवमेंट होती है, कोरोना की SOPs हैं, उन SOPs को देखते हुए ये भी ख्याल रखना कि जो लोग आ रहे हैं वो मास्क पहने और एक लिमिटेड हद तक आएँ। इस लिहाज से हमने वो तमाम जगहों को देखा है। इंशाल्लाह उम्मीद ये करते हैं कि इन इवेंट्स को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे और माजी में जिस मौसर डिप्लॉयमेंट करके और जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस लोगों की थी उनको सामने रखते हुए, बिकॉज इस जगह पे बहुत सारे लोग भी गुजरते हैं, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक इशू है। बिल्कुल, आपने तो लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ट्रबल फ्री हो जाए। ये इरफान, नॉर्मली इश्यूज क्या फेस करने पड़ते हैं ताकि हम बीच में लोगों के मसाइल भी डिस्कस कर लें, और DIG साहब तो मौजूद हैं तो उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा ना। देखें, जब भी ऐसे कोई बड़े इवेंट्स होते हैं तो बेसिक जो लोगों को इश्यूज होते हैं वो उनकी कन्वीनियंस के होते हैं, जहाँ पे आप कारोबारी मराकज़ बंद हो जाते हैं। जैसे हम मैचेस की बात कर रहे हैं तो मैचेस के ऊपर अगर हम गुलबर्ग का पूरा एरिया देखते थे तो गुलबर्ग हफीज़ सेंटर और उसके साथ तुरीका सेंटर या बाकी जितने भी मार्केट्स हैं उनको आपको बंद करना पड़ता था। लोगों के लिए वो काफ़ी एक टची था कि उनका रोज़गार जो है वो बंद हो रहा है। ख्वाह के इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में उसका रिवाइवल हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा था। इसी तरह अगर जुलूस पे हम देखें या उर्स के ऊपर देखें तो इसमें लोगों का एक बड़ा कंसर्न होता है जो आसपास का एरिया, वहाँ पे लोग रिहायशी लोग हैं या कारोबारी लोग हैं, उनके लिए वहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल होता है। तो DIG साहब ने जैसे कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारा एक काफ़ी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इन इश्यूज़ के अंदर, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि इनको आप किस तरह जो है वो लोगों को सहूलत फराम करें। क्योंकि आप देखें, अगर जुलूस निकलेगा चेहलम का तो उसके लिए तमाम एरिया जो है उसको ब्लॉक किया जाएगा। उस रूट पूरे को हवेली अल्फशाह से निकलने के बाद ये गामे शाह पहुँचेगा तो वहाँ पे पूरा एरिया जो है इसको आप कॉर्डन ऑफ करेंगे। उसके साथ साथ उर्स है, उर्स के लिए आपको सिक्योरिटी इंतजाम देने हैं क्योंकि वहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो चुका है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे उसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसके साथ साथ जो होटल सराय हैं उस पूरे सराउंडिंग में, तो ये काफ़ी इशू है कि लाहौर के जो होटल और सराय हैं, जो कम आमदनी वाले लोग भी वहाँ पे आके रह लेते हैं, उतने उनके किराए नहीं है, वहाँ पे 100, 200 या 300 रुपये में आपको कमरा भी मिल जाता है, आपको वहाँ पे चारपाई के लिए बिस्तर भी मिल जाएगा। तो ये ऐसे होटल्स, ऐसे सराय, इनको चेक करने की बड़ी ज़रूरत है। और कल भी हम ये DIG साहब से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि सर्च ऑपरेशन का अमल जो है वो ओवरऑल लाहौर में जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है पुलिस ने। और ऑब्वियसली अब ये जो सिक्योरिटी प्लान बनाया जा रहा है इसका हिस्सा भी ये चीज़ें होंगी। DIG साहब, लाहौरियों के लिए आपका मैसेज क्या हो गया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबसे पहले तो ये पैगाम होगा आपके चैनल के थ्रू कि हमें हर क्राइम की इतला दें, लेकिन जिम्मेदारी से दें। बिकॉज अगर आपने देखा है कि लास्ट कुछ अरसे से, महीने 2 से जो ख़वातीन की को हरासा करने के वाक़े थे उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो के रजिस्टर्ड केस हुए, लेकिन 50% से ज़्यादा वो केसेस हैं कि जो कि फ़ेक थे या वो किसी भी वजह से सबूत ना दिया गया। तो इस तरह की सेंसेशन ना फैलाएं।
जिम्मेदारी का सबूत दें, बिकॉज पुलिस हर वो केस रजिस्टर्ड करेगी जो कि हमारे पास कंप्लेंट आएगी, लेकिन उसको तफ्तीश में इतना टाइम सर्फ होने के बाद अगर हम ये देखेंगे वो केस फेक निकला। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत सारे लोग हमसे शिकायत ये कर रहे हैं, अपने इश्यूज़ बता रहे हैं कि जी स्टमक से रिलेटेड मसाइल का सामना है, और एक तो वैसे लोग परेशान होकर रह गए हैं, कोविड, डेंगू और उस पर पेट ख़राब होने की शिकायत, वजूहात इसकी असल में क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके लिए आपने एहतियात क्या करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ग़िज़ायात सेहत चावला ने हमें ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और हम चाहते हैं कि जी हमारे देखने वाले भी ठीक ठाक रहें। तो आज जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है जी, स्टमक से रिलेटेड जो लोगों को इश्यूज़ हैं, क्या वजह है इनकी सेहत? सबसे ज़्यादा इसकी वजह हमारे पास ये है क्योंकि स्टमक से जितना भी खाना जाता है, ठीक है, वो आपके पास आंतों में जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनकी आपके आंतें डिजीज़्ड हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज़ है या लार्ज इंटेस्टाइन डिजीज़ है, और उसमें जो डिजीज़ की सबसे मेन वजह है या उसका इलाज जो सबसे ज़्यादा बन सकता है वो है आपका गट फ्लोरा। यानी वो जिस तरह हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। एज के साथ अगर आप हेल्दी भी हैं तो आपके गुड बैक्टीरिया कम होते जाते हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है, आया हमने अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी ग़िज़ा में उन चीज़ों को इंक्लूड किया है जो हमारे गुड बैक्टीरिया को ऊपर रखें, ताकि वो हाजमा ठीक रखें, ताकि इतनी सी भी चीज़ है वो हमें फूड पॉइजनिंग कर जाती है, इतनी सी भी जो चीज़ है वो हमारे लिए गैस की और बदहजमी की वजह बन जाती है। कुछ सब्जियां तो होती ही बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारी इंटॉलरेंस है खानों की तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो इस बात की क्लियर इंडिकेशन है कि जो हमारा गट फ्लोरा है, जो गुड बैक्टीरिया है वो कम है, और हम उसको किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो स्टमक से रिलेटेड बात है, स्टमक में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इशू देखने को आता है वो आता है तेजाबियत का इशू। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एसिडिटी। बिल्कुल, यहाँ मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बात लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको गर्ड और एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है खाने के बाद, वो एंटासिड्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। एंटासिड्स यानी जो आपके प्रोटॉन पंप स्टमक में जाके एसिड को कम करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का खाना ऊपर इसलिए आ रहा होता है, प्लीज़ अपना कॉज रूल आउट करें, क्योंकि स्टमक में एसिड कम बन रहा होता है, ऊपर से आप और एंटासिड लेना शुरू कर देते हैं और तेजाब और कम कर देते हैं। हमारे जो खाने का जुज़्व है प्रोटीन, उसको हजम होने के लिए बहुत ज़्यादा तेजाब चाहिए होता है, और वो तेजाब आपके पास मैदा बनाता है, स्टमक आपका बनाता है। जब आपका स्टमक वो तेजाब ठीक नहीं बनाता तो प्रोटीन बगैर हजम हुए ऊपर आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको वो खाने और वो चीज़ें लेने की ज़रूरत है जो स्टमक का तेजाब ज़्यादा करे, ना कि वो जो कि उसको कम करे। तो जब तक कॉज रूल आउट नहीं होगा, लोग परेशान रहेंगे और छोटी छोटी चीज़ों पर तेजाबियत और गैस का शिकार रहेंगे। हमने एहतियात क्या करनी है, आप मुझे ये बता दें। हमने एहतियात सबसे पहले तो एक ये चीज़ है कि आप भूख रखे खाएं। आपने अपने गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स को बार बार इरिटेट नहीं करना। मैं नॉर्मल लोगों को एक पैटर्न बताना चाहूँगी कि कोशिश करें, देखिए इस्लाम सुभान अल्लाह, अगेन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी से हमें ये मिसाल मिलती है पीर और जुमेरात के रोज़े की। अगर आप हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रख लें तो आप जो है अपने गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स को बार बार ट्रिगर करना बंद कर देंगे। स्टमक विल हैव टाइम टू रेस्ट। बहुत सारे लोग ना जल्दबाजी में और टेंशन में पता क्या करते हैं, क्योंकि अब गूगल पे और यूट्यूब पे बड़ा रैंडम नॉलेज अवेलेबल है जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स भी नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मुझे अपनी डाइजेशन अच्छी करनी है, मैं फाइबर ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू कर दूँ, और फिर वो परेशान हो जाते हैं, मुझे तो कब्ज़ और गैस और ज़्यादा हो गई है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फाइबर लेते हैं और अगर आपका गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस है तो वो आपके गुड बैक्टीरिया के साथ बैड बैक्टीरिया को भी फीड करना शुरू कर देता है। और इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप बैड बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ बर्दाश्त करें, तो एकदम से हाई फाइबर पे जंप मत करें। स्टार्ट जो है आप किसी प्रोफेशनल की काउंसलिंग के साथ करें, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें और अपने खाना ग़िज़ा जो है उसको कम करें, और रात की जो मील्स हैं उनको मगरिब के बाद लेना छोड़ दें। मैं इसी तरफ ही आने वाली थी कि आपने कहा कम करें, पोर्शन में आपको खाना खाना है। दूसरा, टाइमिंग लोग कहते हैं बहुत मैटर करती है, तो आपको अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम किस तरह से मैनेज करना है? अच्छा, मैं ना हमेशा ना अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में रहूँ ना रहूँ, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट। और आप किसी चीज़ को अर्न कब करते हैं, विन कब करते हैं, जब आप उसके लिए तगदो और मेहनत करते हैं। यानी नाश्ते से आपने पहले 2-3 घंटे पहले आप उठे हो और आपने वॉक की हो, दौड़ लगाई हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी की हो, ताकि जो बॉडी की मशीनरी है वो वर्किंग पोजिशन में है। आप 3-4 ग्लास पानी पी चुके हैं, आपने अपनी
अपनी बाल मूवमेंट्स, आपकी आंतों की जो मूवमेंट्स है खाना हजम करने की, वो रेगुलेटेड हो चुकी हैं। आपने जब पानी पिया है तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, वो स्पीड अप हो चुका है। एक्सरसाइज करके आप उसको और स्पीड अप कर चुके हैं। अब आप डिजर्व करते हैं आप नाश्ता करें, तो अब आप नाश्ता करें। एग्जैक्टली। अच्छा, क्या चीजें आपने बिल्कुल नहीं खानी जो कि आपके स्टमक को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं? और वेदर चेंज, वेदर कंडीशन भी क्या मैटर करती है? बिल्कुल है ना, वेदर कंडीशन आपके पास मैटर करती है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है, एक बार पहले भी हमने बात की थी, उन दिनों आपकी इम्यूनिटी लो होती है, उस वजह से जो आपकी टॉलरेंस है वो कम हो जाती है। क्या चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन वो चीज़ें जो सबने नहीं खानी है, उसमें आपके पास शुगर आ जाता है, उसमें आपके पास तली हुई चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपके पास ज़रूरत से बादी जो सब्जियाँ, आपके पास भिंडी जो है, जो आपके पास माश की दालें हैं, जो आपके पास ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेटेड फ्रुक्टोज सिरप्स हैं, उनका रात के टाइम इस्तेमाल मत करें, क्योंकि रात के टाइम आपके स्टमक में इतनी एबिलिटी नहीं होगी। अगर आपने जो बादी सब्जियों का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके पास ये भिंडी वगैरह और दाल वगैरह आ जाता है, इनको ज़रा दोपहर के खाने में रखें, सो दैट योर स्टमक हैज़ द, और इसके बाद फिर 3-4 घंटे कुछ ना खाएं, सो दैट योर स्टमक कैन वर्क ऑन इट। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा तले खाने लेंगे, बेकरी आइटम्स लेंगे, शुगरी आइटम्स लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें बड़ी प्रोपेनिसिटी, बड़ी एबिलिटी होती है आपकी बॉडी में गैस बढ़ाने की, तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी। स्पाइसी खाने भी क्या आपके स्टमक को डेफिनेटली स्पाइसी खाने भी आपके स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं। स्पाइसी खाने जो हैं वो आपकी जो ब्लड फ्लो है स्टमक की तरफ, उसको तेज करते हैं, ठीक है। अब ब्लड फ्लो जब, वैसे तो ये आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाते हैं, प्रोवाइडेड अगर स्पाइसी खाना तला हुआ नहीं है, तो ये कुछ खास लोगों के लिए अच्छा भी है जिनको एसिडिटी या इस चीज़ का इशू नहीं होता। अब जब ब्लड फ्लो ज़रूरत से ज़्यादा स्टमक की तरफ तेज़ होती है और स्टमक को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो लोग जिनका ऑलरेडी हाजमा थोड़ा सा वीक है, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जो लोग गैस्ट्राइटिस का शिकार हैं, जो ऑलरेडी एसिडिटी का शिकार है, उनको तो स्पाइसी खानों की कंप्लीट ममानत है, क्योंकि उनके लिए तो प्रॉपर ट्रिगर फैक्टर है। अच्छा, मैंने बड़ा सुना है कि जी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो आपको स्टमक के इशू से बचाता है। दही अगर खाने से पहले आप खा लें तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नतीजे होते हैं। क्या वाकई ऐसा है? हमने छाछ पे कितना मजे का सेगमेंट किया था, और जब मैंने बात की थी छाछ की, तो मैंने आपको कहा था कि दही जो है उसकी तासीर इसलिए अच्छी हो जाती है कि छाछ जो है वो थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। दही आपके पास एक प्रोबायोटिक है, वो आपके पास एक वो खुराक है जो आपके गट फ्लोरा में आपके गुड बैक्टीरिया को एनहांस करती है, उसको ज़्यादा करती है। तो दही लेना तो बहुत बड़ी अक्लमंदी है। जो आपके पास बाकी दूध का इस्तेमाल आ जाता है, वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप खाली पेट लें, वो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप रात को सोने से पहले लें। अगर आप एनिमल दूध की, डेयरी की बात करें, क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है, और हमारे यहाँ पे 65% पॉपुलेशन एशिया में लैक्टोज इंटॉलरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों? मैं मैसेज देने वालों को यही देना चाहूंगी कि क्योंकि इस वक्त मौसम बदल रहा है और इस वक्त अभी आपकी बॉडी गर्मियों से सर्दियों की तरफ शिफ्ट हो रही है, अभी आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है और उसने आहिस्ता आहिस्ता तेज की तरफ तब्दील होना है। सर्दियों में तेज होता है, तो अपनी खुराक कम रखें और हफ्ते में 2 दिन रोजा रखें। फिलहाल एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम नाज़रीन को बताने वाले हैं कि जैज़ गोल्ड है पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क। पोस्टपेड जैज़ गोल्ड है और जैज़ गोल्ड पोस्टपेड है। अगर आप तंग आ गए हैं बार बार कार्ड स्क्रैच करके उसको लोड करने से, तो आप अभी इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और तमाम परेशानियों को बाय बाय कह के आप अपने नेटवर्क को जैज़ गोल्ड पर स्विच कर सकते हैं। जैज़ गोल्ड जो है अपने सारिफीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मंथली पैकेज लेकर आया है, और ये पैकेज है जी जैज़ गोल्ड 699 और 699। जैज़ गोल्ड वो पैकेज है जो कि अपने सारिफीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटिंग ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा मिनट और इसके साथ साथ फ्री SMS, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रेट पर। तो आप अगर तंग आ चुके हैं और नेटवर्क तब्दील करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी करीबी फ्रेंचाइज पर जाना है और वहां जाकर अपने नेटवर्क को स्विच करना है जैज़ गोल्ड पर। जैज़ गोल्ड पर अगर आप अपने नेटवर्क को स्विच करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज जो कि जैज़ गोल्ड 699 पैकेज है, इससे आपको मिलेगा जी बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर, जिसमें फ्री मिनट्स और फ्री SMS और ढेरों एक्साइटिंग ऑफर जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से आप अपने करीबी फ्रेंचाइज पर जाइए और जाकर अपने नेटवर्क को जैज़ गोल्ड पर स्विच कर लीजिए और इस ऑफर से भरपूर फायदा उठाएं। जी तो नाज़रीन, ये तो था जैज़ गोल्ड आपके लिए क्या ज़बरदस्त ऑफर लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं और हमने आपको बताना है मार्केट में सब्जियों के रेट क्या हैं, वो जानते हैं। हम हसनैन वहाँ पर मौजूद हैं। ओवर टू यू।
जी, सब्ज़ी मंडी में सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जो फड़िए और आड़ती हैं अपने मनमाने रेटों के ऊपर सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं। सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सबसे पहले अदरक चाइना की बात करते हैं। सरकारी कीमत 260, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। बात की जाए आलू की, सरकारी कीमत 55 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 65 और 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह प्याज की बात की जाए 48 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 और 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन जो है सरकारी कीमत 60 रुपये, ओपन मार्केट में 75 और 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। फूल गोभी सरकारी कीमत 60 रुपये, ओपन मार्केट में 75 और 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। सब्ज़ मिर्च सरकारी कीमत 50 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर जी बात की जाए टमाटर की, सरकारी कीमत 55 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 65 और 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर लहसुन की बात की जाए, सरकारी कीमत 260 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 280 और 290 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। जो मेथी है जी, सरकारी कीमत 180 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 210, 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। मटर सरकारी कीमत जो है जी वो 200 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहे हैं। बात की जाए जी लीमू देसी की, सरकारी कीमत 240, लेकिन ओपन मार्केट में 280, 290 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए दिगर सब्जियों की, तो जो अरवी है जी, सरकारी जो कीमत है वो 50 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। जो टिंडे हैं वो 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो भिंडी है वो 100 रुपये। गाजर चाइना की बात की जाए तो वो 140 से 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, और जो करेले हैं जी वो 160 और 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। ठीक है जी हसनैन, थैंक यू सो मच, आपने हमें सब्जियों के रेट बताए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फीडबैक और सजेशंस आप दे सकते हैं, हम ज़रूर आपके सजेशंस को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहिए, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।